हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है वो राजस्थान जेई के स्टूडेंट्स के लिए। राजस्थान जेई की एक अपनी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें राजस्थान जीके के अंदर अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है और सिविल इंजीनियरिंग में अपन ने ऑटोकैड स्टार्ट कर रखा है। अपने फेस्टिवल की वजह से 2-3 दिन वीडियोज नहीं आए थे। उसके बाद में अपन ने कल जो है राजस्थान जीके की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर दिया था। कल जीके का वीडियो आ गया था। आज जो अपन है ऑटोकैड की सीरीज को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोकैड में इससे पहले अपने 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो है चौथा लेक्चर है, तो बीच में वीडियोज नहीं आए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि अपन ने क्या क्या कर लिया और क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से बात कर लेते थोड़ी सी। देखो, अपने 3 वीडियोज आए थे, उनमें सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑटोकैड का सिलेबस के बारे में बताया था कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं और किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड की हिस्ट्री और ऑटोकैड की फुल फॉर्म और 3 जो है ना टर्म के बारे में अलग अलग उनको डिफ्रेंशिएट करके बताया था कि उनमें क्या क्या अंतर है ना। ये सारी चीज़ अपनी हो चुकी थी। उसका तीसरे वीडियो में मैंने आपको ऑटोकैड का इंटरफेस यहाँ पे बना के दिखाया था और उसके कुछ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और उसके साथ में आपको 2 PDF मैं अभी तक दे चुका हूँ। पहली जो PDF दी थी उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी थ्योरी दी थी, ठीक है, जो यहाँ पे अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं। और दूसरी जो PDF दी थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ फोटोज दिए थे ऑटोकैड के इंटरफेस के, ठीक है, ताकि जो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो आपको एकदम क्लियर दिख जाए कि कौन सी टैब कहाँ क्या होती है। इतना काम अपना हो चुका है। ठीक है, तो इसके बीच अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने आपको सिलेबस में बताया था। आज अपन जो है ऑटोकैड का जो तीसरा चैप्टर है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर थे ना उनमें से तो आपके RSMSS में तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन रेलवे में पहले आया हुआ है। लेकिन आपके एक ही पेपर हुआ है, तो अपन क्या है रेलवे वाले को भी ध्यान में रखते हुए और आपका भी ध्यान में रखते हुए दोनों को कवर कर रहे हैं ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए। ठीक है, अब आज से जो अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं ना उनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे पांचों के पांचों। हो सकता है उनमें से भी आ जाए क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन था। अब तुम 100% अपना पूरा का पूरा फोकस है ना रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 100% तुम्हारा क्वेश्चन बनने वाला है। अपन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, ऑटोकैड नहीं किया है तो ये बात तुमको भी समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब अपने ऑटोकैड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं तुमको PC के ऊपर आराम से पूरा का पूरा इंटरफेस दिखाऊंगा और जितनी भी कमांड्स है ना उन सब के एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको किस तरीके से यूज़ होती है, तो एकदम पूरी फील आ जाएगी। और उसके बाद में अपने एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी अभी तक आए RSMSS में और रेलवे जेई में, और ये अपना पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी अपने क्या कर लिया और आगे क्या करने वाले हैं। इसका होना आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि नहीं तो आप ऐसे कनेक्टेड फील ही नहीं आएगा। 3 दिन वीडियो नहीं आए अपने। देखो, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ इधर। देखो, चैप्टर नंबर 3 मैंने सिलेबस में क्या लिखा था, ऑटोकैड सेटिंग। ठीक है, किसी भी ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं आप तो सबसे पहले कुछ सेटिंग करनी होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कुछ सेटिंग्स करनी होती है, उसके बाद अपनी ड्राइंग स्टार्ट होती है। तो वो सेटिंग्स क्या क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन उन पे बनते हैं वो बात करेंगे आज। देखो, मैंने सेटिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, A और B। A पार्ट में आपकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है जो 5 है मेनली, ठीक है, जो आपके काम की है और जो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा काम आती है ना। क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, वैसे सेटिंग तो बहुत होएगी लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बेसिक यही है। ठीक है, 5 तो ये है और ड्राफ्टिंग की सेटिंग है कुछ 16, 10 + 6 है ना। तो ये जो ड्राफ्टिंग की सेटिंग को रेड कलर में मैंने इसलिए लिखा है कि आपके सारे के सारे पेपर्स में ना ये जो 6 है ना, 6 कमांड जो 10 + 6 लिखे ना, ये 6 में से एक क्वेश्चन आया ही आया था। और रेलवे में भी हर पेपर में ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो ये ड्राफ्टिंग की जो सेटिंग है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F1 F2 F3 करके F12 तक जो बात देख सुनी होगी ना आपने, वो सारी आती है इसके अंदर और वहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। तो अपन सबसे पहले बेसिक सेटिंग देखेंगे जो कंपलसरी है, जो करनी है। और ड्राफ्टिंग की सेटिंग आप अपनी मर्जी से करो तो करो, नहीं तो मत भी करो। अगर आपको काम को थोड़ा इजी करना है तो आप जो आपको चाहिए सेटिंग वो कर सकते हो, और जो नहीं करनी वो ना भी करो। लेकिन ये है ना ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ही करनी होती है। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, न्यू ड्राइंग शीट। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे या कोई ड्राइंग बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई ड्राइंग शीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप MS ऑफिस में करते हो, एक्सेल में काम करो, चाहे वर्ड में काम करो, या तो आप क्या करते हो पुराने काम को एडिट करते हो, जो फाइल आपने सेव कर रखी है, या फिर उसको एक्सटेंड करते हो, आगे उसमें कुछ ऐड करते हो, या फिर नई ड्राइंग लेते हो। अपन जो है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन न्यू ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑटोकैड में न्यू ड्राइंग लेने के भी कुछ मेथड्स होते हैं और उन पे क्वेश्चन कैसे आता है, आपको क्या पूछेगा कि न्यू ड्राइंग कमांड का अलाइस क्या है। अब कमांड क्या है, अलाइस क्या है भी बताता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि आपको वो बोल देगा कि आप जो है मेन्यू बार से निम्न में से कौन से में से आप
जो है ऑटोकेड की न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। आपको ऑप्शन में दे देगा मेन्यू बार, व्यू पोर्ट, कंट्रोलर, ऐसे कर करके, है ना। तो वो चीज़ें अपन अभी इसमें डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ इधर। देखो पहले तो कमांड क्या होता है, अलाइज क्या होता है, इस जो कन्फ्यूजन है ना इसको क्लियर करते हैं। देखो मुझे मान लो मुझे एक ये लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके मेरे पास दो मेथड हो सकते हैं। एक तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस पे जो मुझे टैब्स दी हुई है उनमें से लाइन वाली टैब को सिलेक्ट करूँगा और ये कमांड ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं अपना टाइम बचाने के लिए कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, लाइन कमांड। ठीक है, अब लाइन कमांड यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लाइन कमांड का एक अलाइस का यूज़ करना पड़ेगा। एल, ये क्या है, ALIAS, अलाइस। अब तुमने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या सुना होगा कि लाइन की कमांड क्या है, और तुमको क्या बोलेंगे कि लाइन की कमांड है एल। ये जो बोलने का तरीका ना ये गलत है। लाइन अपने आप में एक कमांड है और जो इसका एल है वो इसका अलाइस है। तो आगे से जब भी कोई बोले या तुम किसी को बोलो तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुमको कि लाइन अपने आप में एक कमांड है और एल इसका अलाइस है। देखो इधर देखो, मैंने रेड कलर में लिखे ना, ये सारे के सारे इन कमांड्स के अलाइस है। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी मैं कोई अलाइस लिखूंगा ना तो उसको रेड कलर में लिख दिया करूँगा, और नोट्स में भी मैंने रेड कलर में ही लिखा हुआ है। तो तुम समझ में आ जाना चाहिए तुमको, जैसे ही ऐसे दिखे कि ये इन सब कमांड्स के अलाइस है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसमें तुम्हें अलाइस ही पूछा जाता है। ठीक है, वो तुम्हें बोलेगा लाइन कमांड का अलाइस क्या है, तो तुम्हें एल बताना। अब तुम क्या है, अगर मान लो ये चीज़ तुमको पता नहीं है तो तुम क्या करोगे यार, तुम सोचोगे यार ये अलाइस क्या चीज़ आ गई, और ऑप्शन तो देखोगे वहाँ पे एल भी लिखा होगा, लेकिन तुमको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इसलिए ये किस लैंग्वेज में बोला जाता है इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। चलो ये तो बात होगी कमांड और अलाइस में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखो अपना पहला पॉइंट था न्यू ड्राइंग शीट, और इसके आगे लिखा मैंने एन। न्यू ड्राइंग शीट कमांड का अलाइस है एन। देखो अब ये यूज कैसे करते हैं, तुम्हारे पास टोटल 3 मेथड है जिनसे तुम न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, तुम कमांड का यूज़ कर सकते हो। न्यू ड्राइंग कमांड को तुम यूज़ करके जो है नई ड्राइंग बना सकते हो। कैसे, तुम क्या करोगे, कंट्रोल जो बटन होता ना उसके साथ में एन को प्रेस करोगे और उसके बाद 2 बार एंटर मारोगे। ठीक है, जो भी कमांड यूज़ करोगे ना, जब भी कोई नई कमांड यूज़ करोगे तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, तुम उस कमांड को लगाओ, उसका अलाइस लगाओ कंट्रोल के साथ में, और उसके बाद 2 बार एंटर तुमको मारना होता है। एंटर 2 बार मारना होता है। ठीक है, तो ये लगाने के बाद में तुम 2 बार एंटर मारोगे तो तुम्हारे पास में जो है एक नई ड्राइंग शीट तुम्हारे व्यू पोर्ट में ओपन होकर जाएगी, वर्क स्पेस में। अब व्यू पोर्ट और वर्क स्पेस तुमको तभी समझ आएगा जब पिछले वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो हो गया ये। अब कमांड के अंदर ही दूसरा तरीका और है, एक और कमांड होती है, एक होती है ओपन कमांड। ठीक है, कौन सी कमांड होती है, ओपन कमांड। ये तो है तुम्हारी न्यू फाइल, ये कौन सी कमांड थी, न्यू फाइल कमांड, और इसका अलाइस क्या था तुम्हारे पास एन। ये है तुम्हारे पास ओपन कमांड। ओपन कमांड से भी तुम नई फाइल खोल सकते हो। कैसे, तुमको क्या करना है, तुमको ओ अलाइस का यूज करना है। अब मैं इतना ही बोलूंगा, ओ अलाइस, कंट्रोल और एंटर नहीं बोलूंगा बार बार। ठीक है, तुम ओ अलाइस का यूज करो। जैसे ही तुम यूज करोगे उसके बाद में तुम्हारे पास में एक ऐसा बॉक्स ओपन होकर आएगा। उस बॉक्स में क्या होगा, इधर एक डिब्बा होगा और इधर एक डिब्बा होगा, और इधर वाले डिब्बे में तुम्हारे पास लिखा होगा न्यू फाइल। ठीक है, और इधर वाले डिब्बे में तुम्हारे पास लिखा होगा रिसेंट फाइल। अब देखो रिसेंट फाइल का मतलब क्या होगा, अगर तुमने पहले से कोई ड्राइंग्स बना रखी है और वो तुमने सेव कर रखी है, वो सारी की सारी लिस्ट इधर आ जाएगी। उनमें से अगर आपको कोई ड्राइंग ओपन करनी है, उसको एडिट करना है या फिर उसको एक्सटेंड करना है, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अगर तुम्हें फ्रेश फाइल चाहिए, तुम बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, तुम्हें समझ में आ गया। तो ये तो हो गई 2 कमांड जिनसे तुम नई फाइल खोल सकते हो। अब देखो एक मेथड तुम्हारा कंप्लीट हो गया। दूसरा मेथड तुम्हारे पास में क्या आता है कि तुम टैब्स का यूज़ करके भी खोल सकते हो। जो आपका इंटरफेस होता ना, उसमें मैंने बताया था बहुत सारी टैब होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, और कुछ व्यू पोर्ट में भी होती है। व्यू पोर्ट बीच वाला होता है ना। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 तरीके होते हैं आपके पास यहाँ से न्यू फाइल लेने के। यहाँ पे ऊपर आपको क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है। ठीक है, मैं पीसी वाले ऑटोकेड की बात कर रहा हूँ। पीसी वाले ऑटोकेड का सिंबल क्या है, ए है, और मोबाइल वाले का क्या बताया था, A360। ठीक है, याद रखना। इस ए पे जैसे तुम क्लिक करोगे, इस ए को बोलते क्या है, मेन्यू बार। ठीक है, याद होना चाहिए ये सब।
इस मेन्यू बार पे इस ए पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक लिस्ट आएगी, ठीक है। अब ये लिस्ट कैसी होती है, तुमने कभी भी एक्सेल में या वर्ड में काम किया होगा तो ऊपर ही ऊपर एक टैब आती है कोने में, उस पर जैसे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आता है न्यू फाइल, फाइल, सेव एज करके ऐसे लंबी सी लिस्ट आती है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी लिस्ट ना यहाँ पे भी आती है ऑटोकैड में भी। तो यहाँ से तुम जो है न्यू फाइल सेलेक्ट कर सकते हो और रिसेंट भी कर सकते हो। जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे तुम्हारे वर्क स्पेस में एकदम फ्रेश फाइल आ जाएगी, नई फाइल आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। इसके अंदर दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने बोला था यहाँ पे ये आपका व्यू पोर्ट है और यहाँ पे एक व्यू पोर्ट कंट्रोलर की टैब होती है कोने में, व्यू पोर्ट कंट्रोलर की, जिससे तुम पूरा व्यू पोर्ट कंट्रोल करते हो। इस पे क्लिक करोगे ना तब तुम्हारे पास डायरेक्ट न्यू फाइल खुल जाएगी, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे न्यू फाइल आ जाएगी, जितनी चाहो उतनी नई फाइलें आप खोल सकते हो। जैसे कि तुमने एक कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुमको लग रहा है, तुमको कोई नई फाइल चाहिए, उसमें तुम दूसरा उसका कोई एलिमेंट बनाओ, कोई पार्ट बनाओ और उसके बाद में जाके उसमें कंबाइन करना चाहते हो, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो और तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएंगे कि पहली फाइल, दूसरी फाइल, जितनी ओपन करोगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट जाके नई फाइल ले और अपना काम चालू कर लो, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। तो ये अपने जो है 3 मेथड हो गए, ठीक है। एक ये कमांड वाला हो गया था, दूसरा ये मेन्यू बार का हो गया था और तीसरा जो व्यू पोर्ट कंट्रोलर से हो गया था। नई फाइल खोलने के तरीके तुमको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो मैं तुमको बता चुका हूँ कि तुम्हारे या तो कमांड से बनेगा जो ओपन कमांड है, या फिर न्यू फाइल की जो कमांड है उससे बनेगा, या फिर जो तुम्हारे मैंने और 2 मेथड बताए, मेन्यू बार वाला और व्यू पोर्ट कंट्रोलर। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि एक तो व्यू पोर्ट कंट्रोलर दे देगा और 3 ऑप्शन कुछ और बना के दे देगा कि यहाँ से आप न्यू फाइल खोल सकते हो क्या, तो आपको उसके हिसाब से क्लिक करना है जो भी ऑप्शन आए। चलो ये तो हो गया अपना क्या, पहला आपने न्यू ड्राइंग शीट ओपन कर ली। अब देखो एक बात तुम सोचो, आप जिस स्केल में काम करने वाले हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं। जिस यूनिट में काम करने वाले हो, जैसे एमएम में करना है, सेंटीमीटर में करना है, मीटर में करना है, फिट में करना है, किस तरीके से कौन सी यूनिट में काम करना है, ठीक है, वो चीज़ तुमको डिसाइड करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, तुम्हारे पास जो पेपर होता है जिसमें तुम प्रिंट करने वाले हो उसकी साइज़ तो फिक्स होती है, तो तुम्हारी जो ड्राइंग बनानी होती है उसको उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो तुम्हें एक स्केल डिसाइड करना पड़ता है और उस पेपर की साइज़ भी फिक्स करनी पड़ती है। उसके बाद ही तो तुम ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। मान लो न्यू फाइल सेलेक्ट करते ही तुमने ड्राइंग स्टार्ट कर दी, मान लो तुम्हारी ड्राइंग इतनी बड़ी बन गई कि तुम्हारा पेज ही नहीं है, इतना बड़ा प्रिंट कैसे करोगे, या फिर इतनी छोटी बन गई कि तुम्हें पेज में तो दिख ही नहीं रही, ठीक है, तो पूरी मेहनत खराब। और मान लो तुमने जो है ड्राइंग तो बना ली मीटर के अंदर और जाके फील्ड में काम कर रहे हो फिट के अंदर, तो सारा का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर तुम कन्वर्ट ही करते रहो। उसके लिए भी ये 3-4 आपको जो है सेटिंग करनी पड़ती है। अब वो क्या है वो देखो एक एक करके देखो, इसलिए मैंने बोला ना बेसिक कमांड आपको करनी पड़ती है। ये नीचे वाली करो नहीं करो ये आपकी मर्जी होती है। देखो अब दूसरा अपना है यूनिट्स। देखो आपको यूनिट्स डिसाइड करनी होती है कि मुझे किस यूनिट में काम करना है। अब वो क्या क्या होती है, कैसी कैसी होती है, वो यहाँ देखते हैं। यूनिट्स का जो अलाइस है वो है UN, इसका क्या था N और इसका है UN। आप जैसे ही Ctrl+UN एंटर मारोगे तो आपके पास में एक डिब्बा ऐसा ओपन होकर आएगा, ठीक है। ये जितनी भी कमांड्स मैं बता रहा हूँ ना, आप जो है इसके इंटरफेस से भी ले सकते हो, है ना, वो वहाँ पे सब कुछ आती है, तो वहाँ से ले सकते हो। उसको मैं नहीं बता रहा, उसको मैं थ्योरी में लिखा है कि किस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। वो आती भी नहीं है, आती है आपकी कमांड मेनली। देखो ऐसा डिब्बा आपके पास ओपन होकर आएगा। इस डिब्बे में इधर की साइड में तुम्हारे पास में लिखा होगा कि जो तुम्हारी लेंथ है, ठीक है, उसकी क्या यूनिट रखनी है तुमको, और दूसरा इधर लिखा होगा एंगल, ठीक है। समझ गए बात, क्योंकि एंगल की भी अलग यूनिट्स होती है और लेंथ की भी अलग अलग होती है। इस लेंथ के नीचे आपको लिखा होगा प्रिसीजन, ठीक है। क्या लिखा होगा, प्रिसीजन, एक्यूरेसी जिसको तुम बोलते ना, वही चीज़ प्रिसीजन। और उसके नीचे लिखा होगा 0.0, 0.00 और ऐसे करते करते ये पॉइंट के आगे 8 डिजिट तक तुम्हारे पास जीरो होते हैं, ठीक है। अपन जो मेनली काम में लेते हैं, जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है 2 डिजिट। ये तो फिर ये 8 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, 8 तक क्यों बनाया सॉफ्टवेयर। देखो क्या होता है, अगर आप जितना ज़्यादा प्रिसीजन मेंटेन करेंगे ना, आपकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसको अप्लाई करना फील्ड में वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं
2 डिजिट तक करते हैं, लेकिन ये 8 डिजिट तक कहाँ पे काम आता है? ये तुम्हारे काम आता है जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो यूज़ में लेते हैं। ऐसा नहीं ऑटोकैड में सिर्फ तुम जो है घर ही बना रहे हो, है ना। साइंटिस्ट कैसे यूज़ करते हैं? मान लो आपको गैलेक्सीज का जो अध्ययन करना है, ठीक है, कौन सी गैलेक्सी आपस में रिलेट करना है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पे इकोनॉमी मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करती है। मान लो आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कितना पैसा डूब जाएगा उसमें, समझे। तो वहाँ पे जो ना ये प्रिसीजन 0.8 डिजिट तक ऐसे ऐसे करके काम में लेते वो लोग, तो उनके लिए है ये, ठीक है। तो आपसे पूछे तो आपका 2 ही डिजिट तक है, ये बात हो गई। अब देखो लेंथ की ऑटोकैड में कौन कौन सी जो है मेन यूनिट्स होती है, इस पे क्वेश्चन आता है। रेलवे में तो 100% क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके आया नहीं है, हो सकता आ जाए। देखो ऑटोकैड के अंदर लेंथ की और एंगल की 5 यूनिट्स आप कम में ले सकते हैं। पहली जो यूनिट होती है वो होती है आर्किटेक्चरल, ठीक है। सबको एक एक एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे कि ये क्या होती है। दूसरी जो यूनिट होती है वो तुम्हारे पास होती है डेसिमल, ठीक है। तीसरी जो होती है वो होती है इंजीनियरिंग, ठीक है। चौथी जो होती है तुम्हारे पास होती है साइंटिफिक, है ना। और जो तुम्हारे पास 5वीं जो यूनिट होती है ना वो होती है फ्रैक्शनल, ठीक है। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं एग्जांपल के साथ में कि ये क्या क्या होती है, ठीक है। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा कैसा आएगा कि ऑटोकैड में न्यू में से कौन सी यूनिट होती है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक तो इनमें से कोई दे देगा और 3 कुछ और बना के दे देगा। तो तुमको ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके कौन कौन सी ऑटोकैड में यूनिट्स होती है। देखो आर्किटेक्चरल होती है जो यूनिट होती है फीट और इंच के अंदर, है ना। फीट और इंच में कैसे होती है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, मान लो मुझे 7 फीट और 9 इंच की कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं इस यूनिट को काम में लूँगा। दूसरा क्या, मान लो मुझे 7 फीट और 9.5 इंच की कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। अब ये 9.5 वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, ये अभी आगे समझ में आएगा। दूसरा तुम्हारे पास डेसिमल। तुमने एक मेट्रिक यूनिट का नाम सुना होगा ना, मेट्रिक यूनिट, जिसमें mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इनके अंदर सारी की सारी यूनिट्स आती है, वो होती है डेसिमल में। तो अगर तुमको डेसिमल ना दे के मेट्रिक बोल दे तब भी तुमको याद रखना है मेट्रिक यूनिट जो है ऑटोकैड में यूज होती है। देखो अगर आपको पॉइंट्स में जैसे 30.20, ठीक है, ये मीटर में है, अगर तुमको 30.20 मीटर अगर की लाइन बनानी है यहाँ पे, है ना, स्केल को यूज़ करते हुए, वो आगे बताएंगे ना, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन यहाँ तो बनेगी नहीं, तो आपको डेसिमल यूनिट को काम में लेना पड़ेगा। डेसिमल यूनिट में तुमको देख रहे हो डेसिमल आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंजीनियरिंग यूनिट्स, ये इंजीनियरिंग यूनिट्स क्या होती है? इंजीनियरिंग यूनिट्स और आर्किटेक्चरल यूनिट एक जैसी होती है, बस एक डिफरेंस होता है, वो होता है यहाँ पे। अगर आर्किटेक्चरल यूनिट आप यूज लोगे तो 9.5 को लिखेंगे ऐसे, 9.5 इंच को, लेकिन अगर यहीं पे आप इंजीनियरिंग यूनिट्स काम में लोगे तो कैसे लिखेंगे, 7 फीट और 9.5 इंच। मतलब यहाँ पे डेसिमल के अंदर चलता है और यहाँ पे ऐसे चलता है। तो आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग में यही बस मेन डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। ये हो गई। अब देखो ये क्या होती है, देखो साइंटिफिक और फ्रैक्शनल जो यूनिट है ना वो यूनिट लेस होती है। बोले यार ये क्या सीन है, यूनिट्स पढ़ा रहे हो और यूनिट लेस होती है? हाँ बिल्कुल होती है। इनमें देखो फीट, इंच, mm, सेंटीमीटर इसमें चल रहा था ना, वैसे इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। कैसे नहीं होती? देखो साइंटिफिक जो यूनिट होती है ना वो तब काम में ली जाती है जब आपके पास डेटा बड़े हो। जैसे जो अर्थ है उससे जो मून की है वो डिस्टेंस कितनी है, अब वो कितनी ज़्यादा है तो तुम फीट और इंच में क्या उसको दिखा सकते हो, क्या नहीं दिखा सकते? तो उसके लिए तुम साइंटिफिक यूज़ करते हो। वो कैसे होती है, देखो वो ऐसे होते हैं 9e + -2। ये बस एक एग्जांपल दिया तुमको। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है 10⁵, ठीक है। तो जब तुम्हें इस तरीके का दिखाना हो तो e की जगह और भी सिंबल होते हैं, वो यहाँ पे 10⁵, 10⁵, उसके हिसाब से वेरी करते हैं, उतना डेप्थ में अपने को जाना नहीं है। तो जब डेटा बड़े हो और उसके साथ में तुम्हारे पास ये क्या लिखा हुआ, तुम्हारी एक्यूरेसी प्लस माइनस में, इस तरीके की जब यूनिट तुमको काम में लेना हो, लेकिन इसके आगे देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, mm, सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा ना, तो वो ऑटोकैड में नहीं लिखते यहाँ पे, इसलिए मैं बोला कि ये यूनिट लेस होती है। तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, साइंटिफिक यूज करोगे। अब देखो फ्रैक्शनल क्या होती है भाई, फ्रैक्शनल भी यूनिट लेस होती है। इसके अंदर क्या होता है ना, तुम कोई भी यूनिट दिखाते नहीं हो। मान लो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये मान लो 10 की है, मैंने बोला कुछ नहीं, 10 के आगे कुछ नहीं बोला मैंने। अब मैं तो आपको ड्राइंग बना के ऐसे भेज दूंगा। अब आप जो है आपके फील्ड के हिसाब से इसको देख लोगे कि मेरा फील्ड अगर किलोमीटर में है तो मैं ये किलोमीटर में है, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में है। तो इस फ्रैक्शनल की भी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है।
ये फ्रैक्शन में होती है, मतलब डेसिमल के अंदर, ऐसे 0.12 ऐसे करके फ्रैक्शन के अंदर ये होती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पास फ्रैक्शनल यूनिट। अगर इनको डेप्थ में तुम्हें समझ में नहीं आना तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारे सिर्फ नाम आता है, लेकिन तुमको बताना ये जरूरी हो गया था कि इनमें क्या क्या मेन डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर मान लो तुमको आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल देके पूछ ले कि निम्न में से कौन सी आर्किटेक्चरल यूनिट है, और फिर वो ये दे दे और ये दे दे, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो सकता था, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। चलो आ जाओ, ये तो हो गई अपनी लेंथ की बात। अब बात करते हैं अपन एंगल की, क्योंकि एंगल की भी अलग अलग यूनिट होती है। तो सबसे पहली जो यूनिट होती है वो होती है डेसिमल डिग्री, ठीक है। कौन सी होती है? डेसिमल डिग्री। दूसरी जो यूनिट आपके पास में होती है वो होती है डिग्री, ठीक है। तीसरी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक है। चौथी जो यूनिट होती है ना वो सरफेस यूनिट है ना, सरफेस। और जो पांचवी जो यूनिट होती है ना आपके पास में वो होती है ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होती है। डेसिमल डिग्री डिग्री की तरह ही होती है। आपने कभी कभी देखा होगा, मान लो आपको 10.5 डिग्री, मतलब पॉइंट्स के अंदर आप डिग्री कभी कभी दिखाते हो ना, तो वो चीज़ है ये। अगर तुम ऐसे यूज़ कर रहे हो तो तुम डेसिमल डिग्री का यूज़ करोगे, और अगर तुम ये नीचे वाली यूज़ कर रहे हो तो तुम सिर्फ डिग्री का यूज़ करोगे। बिल्कुल बेसिक बात क्लियर हो गई। अब देखो रेडियन, रेडियन तो तुमने सुना ही होगा ना कि डिग्री को रेडियन में अपन कन्वर्ट करते हैं, अपने कैलकुलेटर में भी आता है वही वाली रेडियन। अगर तुमको रेडियन में यूनिट्स काम में लेनी है तो तुम ये रेडियन यूज़ करोगे। ये सरफेस यूनिट्स क्या होती है? मान लो तुम अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हो, ठीक है। 3D के अंदर तुमने अलग अलग प्लेन में काम किया तो तुम अलग अलग प्लेन के अंदर अलग अलग यूनिट काम में ले सकते हो, ठीक है। तुम चेंज कर सकते हो इस प्लेन की यूनिट इस प्लेन की, तो वहाँ पे तुम सरफेस यूनिट्स को काम में लेते हो। इसके अंदर भी और यूनिट होती है बहुत सारी, उन पे तुम मत जाओ, तुम्हारे तो सीधा क्वेश्चन आएगा। अब देखो एक ग्रेडियंट क्या होता है। तुमने हाईवे इंजीनियरिंग में एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना, मतलब इस तरीके से एक रोड बनानी है, तो मैं यहाँ पे ई ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। मतलब ये कितने डिग्री है, थीटा के हिसाब से तुम ई यहाँ पे निकालते हो इस लेंथ को यूज़ करके। तो ये जो होता है ना तुम्हारे पास थीटा, ये होता है तुम्हारे पास ग्रेडियंट, ठीक है। तो यही वो वाला ग्रेडियंट है। अगर मान लो तुमको ग्रेडियंट के अंदर यूज़ करना है तो तुम ये ग्रेडियंट यूज़ करोगे और उसके अंदर तुम डिग्री यूज़ करोगे उसके बाद में। तो ये वाली होगी तुम्हारे पास ग्रेडियंट यूनिट्स। देखो यूनिट्स तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे पास? या तो यूनिट का नाम पूछ लेगा कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, या फिर इनमें डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर तुमसे ये पूछ लेगा कि ये यूनिट कैसे ओपन होती है। तो तुम इसके दो तरीके, एक तो तुम कमांड यूज़ कर सकते हो और एक तुम टैब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो इतना काम अपना हो चुका है, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो आगे करते हैं, आ जाओ। तीसरा है अपना लिमिट्स। देखो यूनिट तुमने सेट कर ली, अब यूनिट के बाद तुम लिमिट सेट करोगे। लिमिट पहले सेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लिमिट किस में सेट करोगे? मीटर में करनी है कि किलोमीटर में करनी है कि mm में करनी है, उसके लिए पहले तुमको यूनिट सेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना सीक्वेंस में चलती है, आगे पीछे नहीं होती। उसके बाद तुम्हें लिमिट सेट करना क्यों जरूरी है भाई? मैंने बोला था ना तुमको कि पेज की साइज तुम्हारे पास फिक्स है, तो तुम अपनी ड्राइंग की एक लिमिट फिक्स कर दोगे जिस पेज में प्रिंट करने वाले हो। अगर A4 में प्रिंट करना है तुम, तो A4 की लिमिट्स यहाँ पे डाल दोगे, फिर तुम्हारी जो ड्राइंग बनेगी ना वो उन लिमिट के अंदर अंदर ही बनेगी, ठीक है। तो तुम्हें जब प्रिंट करोगे ना, जब कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी पूरी ड्राइंग सेफ हो चुकी है पहले ही ना, कि तुम्हें जैसा तुमने बनाया ना वैसी तुम्हारी प्रिंट होकर आने वाली है। इसलिए तुमको लिमिट सेट करना पड़ता है। लिमिट सेट करने के लिए तुम क्या करोगे? या तो लिमिट्स कमांड का यूज़ करोगे, और लिमिट्स कमांड की जो अलाइस होता है ना वो भी लिमिट्स ही होता है, ठीक है। अलाइस को मैं हमेशा कैपिटल में लिखूंगा और कमांड को जो है अपनी नॉर्मल जो होती है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके लिखूंगा। तो लिमिट्स का अलाइस लिमिट्स ही होता है, ठीक है। तो तुमको याद रह जाएगा। जैसे ही तुम ये लिमिट्स अलाइस को यूज़ करके, इस कमांड को यूज़ करके 2 बार एंटर मारोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास में जो कमांड लाइन होगी, मैंने बताया था ऑटोकैड का इंटरफेस होता है ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक बीच में से एक मैंने बोला था कमांड लाइन होती है, जिसके अंदर वो तुमको इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि तुमको आगे क्या करना है, ठीक है। अब उस कमांड लाइन में जैसे तुम ये लिमिट्स एंटर करोगे और उसके बाद एंटर मारोगे 2 बार, तो तुम्हारे पास में यहाँ पे एक जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन आएगा वो आएगा कि स्पेसिफाई द फर्स्ट, है ना, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तुमको क्या स्पेसिफाई करना? मान लो ये एक पेज है, तुमको ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है कि तुमको कहाँ से स्टार्ट करना है। तुम इसको क्या लोगे? 0,0,
तो तुम क्या करोगे 0,0 और उसके बाद एंटर। जैसे एंटर मारोगे तुम्हारे पास यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन आएगा कि स्पेसिफाई द अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, राइट कॉर्नर दो है, एक लोअर और अपर। फिर तुम ये तुम किस हिसाब से डालोगे, जिस हिसाब से तुमको पेज है तुम्हारा जिसमें प्रिंट करनी हो उसके हिसाब से डाल दोगे। तुम्हें पेज की स्टैंडर्ड साइज पता होनी चाहिए। ये डालते उसके बाद में तुम क्या करोगे भाई, इतना करने के बाद एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। अगर एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन बनाया, देखो वो क्या है। जब ये जैसे डाला तुमने, तुमको करना होता है जेड एंटर। ठीक है, एक जेड प्रेस करोगे, उसके बाद एक बार एंटर मारोगे और उसके बाद में तुमको करना होता है A+ एंटर। ये क्या है, देखो ये जूम की कमांड है। तुम जैसे जेड एंटर मारोगे तो तुम्हारे पास जो लिमिट्स है ना, वो इतने बड़े जो ब्लैक सा पेज होता है ऑटोकैड का इंटरफेस का, उसमें सेट हुई होती है। तो तुम्हारा जूम होके वो वाला पेज आ जाता है जिसमें तुमने लिमिट सेट करी है, तो तुमको सिर्फ उतना ही दिखता है उसके बाद में। तो जेड एंटर, फिर उसके बाद में A एंटर करोगे ना जैसे ही, तो वो पेज तुम्हारा सेट हो जाएगा। तो लिमिट्स कमांड जब भी यूज़ करोगे ना यहाँ पे, तो तुमको ये दोनों काम करने होते हैं। सॉरी, इधर देखो, जैसे ही तुम लिमिट्स कमांड यूज़ करोगे तुम्हें ये दोनों काम उसके साथ करने होते हैं। तो लिमिट्स कमांड के बाद में ये दोनों काम तुमको करने ही है और यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बना सकता है कि लिमिट्स कमांड के साथ में कौन सी कमांड यूज़ होती है। जूम कमांड और ये ऑल कमांड यूज़ होती है ना, ये दो कमांड तुम्हारी यहाँ पे यूज होती है। देखो ये हो गया तुम्हारा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड साइज जो पेज की क्या होती है। वैसे तो ये तुम्हारा टॉपिक जो है डिस्कशन का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले उसको, उसका दिमाग सटक जाए तो A4 साइज़ की तुम्हें पेज की साइज़ भी पूछ ले। तो देखो उसके लिए तुम थोड़ा इधर देखो, तुम्हारी जो स्टैंडर्ड साइज होती है ना पेज की, वो होती है 4A0, 2A0 और फिर A0 और उसके बाद A1, A2 ऐसे करके A10 तक ये चलती है। ठीक है, अब तुमने जो सुना होगा वो सुना होगा A4। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा A3। A3 जो है A4 से बड़ा होता है, मतलब जैसे ही तुम इस A4 से ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पास साइज़ बढ़ती जाएगी, जैसे ही तुम नीचे आओगे तुम्हारे पास साइज़ कम होती जाएगी। अब मैं सिर्फ तुमको A4 साइज़ की बताऊंगा क्योंकि अपनी ज़्यादातर ड्राइंग जो प्रिंट होती है ना वो A4 के अंदर ही होती है। जो फील्ड में जो यूज़ होती है ना बड़े बड़े चार्ट में, उनकी नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे अभी ना। A4 का जो पेज होता है ना उसकी डायमेंशन क्या होती है, इधर तो होती है 210 mm विड्थ के अंदर, तो mm में बात कर रहे हैं अपना, और इधर होती है 297 mm। ये है तुम्हारे पास A4 की साइज। देखो ये हो गई। अब यार तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये जो तुम्हारा इंटरफेस है इसमें जो व्यू पोर्ट के अंदर तुम्हें ब्लैक स्क्रीन दिखती है उसकी क्या साइज़ होती है। यार ऐसे तो है नहीं वो इनफाइनाइट होती होगी, उसकी भी कोई साइज़ होती होगी ना। उस पर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो इसकी जो साइज़ होती है ना वो अगर तुम इधर से देखोगे तो 297 होती है, और अगर तुम इधर से देखोगे तो तुम्हारे पास होती है 420, 420। अब ये यूनिट में किस में है, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ डेटा। यूनिट वो होगी जो तुम यहाँ पे यूनिट सेट करोगे। अगर तुमने mm में सेट करी होगी तो ये mm में आ जाएगा, और अगर तुमने किलोमीटर में सेट करी होगी तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या होती है वो मैंने तुमको बता दी। ये हुआ तुम्हारा यूनिट्स का, सॉरी ये तुम्हारा लिमिट्स का काम खत्म हुआ ना। यहाँ से तुमने लिमिट सेट कर ली पेज के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें। अब बात आती है स्केल की। देखो स्केल क्या होता है, तुमने एक चीज़ देखी होगी 1/n। ठीक है, ऐसा कुछ कभी तो देखा होगा 1/n। ये क्या होता है, जैसे मान लो मेरा जो फील्ड है, ठीक है, वो है 100 सेंटीमीटर का, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और मुझे ड्राइंग जो बनानी है वो उस 100 सेंटीमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग तो 100 सेंटीमीटर की तुम बना नहीं सकते ना। तो तुमको एक स्केल डिसाइड करना होता है कि मेरी ड्राइंग का 1 सेंटीमीटर मेरे फील्ड में कितना है। ठीक है, जैसे ही तुम वो स्केल डिसाइड करते हो ना, और जैसे ही तुम यूनिट डिसाइड करते हो, तो तुम्हें क्या करते हो, जैसे तुम ये मान लो तुम्हारी ड्राइंग है, तो यहाँ पे तुमको एक बॉक्स बनाना होता है। यहाँ पे तुम्हारी मेन ड्राइंग बनी होगी, यहाँ पे तुमको एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें तुम सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखते हो। ठीक है, दूसरी लाइन के अंदर तुम क्या लिखते हो, यहाँ पे तुमने जो स्केल यूज़ किया, तुमने यूनिट जो यूज़ करी ना वहाँ पे, सॉरी स्केल नहीं, यूनिट जो यूज़ करी थी कि फीट और इंच और mm या किस में, वो यहाँ पे लिखना होता है ताकि अगला समझ जाए कि ये ड्राइंग किसके अंदर है। तीसरा तुम्हें यहाँ पे स्केल लिखना होता है कि मैंने क्या स्केल यूज़ किया है। ठीक है, उसके हिसाब से मान लो ये ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर तुमने दिखाया ना, तो यहाँ पे स्केल से वो डायरेक्ट कन्वर्ट करके अगला जो इंजीनियर होगा, फील्ड इंजीनियर, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब जो ड्राइंग में है वो फील्ड में 100 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से वो काम करवा लेगा। इसलिए तुमको स्केल डिसाइड करना भी सबसे पहले ज़रूरी होता है ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले। तो ये हो गया तुम्हारे पास स्केल। जैसे वो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है तुम्हारे पास में, 10 सेंटीमीटर का है ना, तो 1/100 100 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो इस तरीके से तुम अपनी जो है स्केल डिसाइड करते हो। ये हो गया।
अब देखो सेट न्यू डायमेंशन स्टाइल, देखो ये न्यू डायमेंशन स्टाइल क्या होता है, ठीक है। अब मैं सारों के लाइस यहाँ पे लिखती है, तुम देख लेना। न्यू डायमेंशन स्टाइल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अब मुझे इसकी डायमेंशन कैसे देखनी है, उनके अलग अलग स्टाइल होते हैं। मान लो कि मुझे डायमेंशन कुछ इस तरीके से देखनी है ना, और यहाँ पे लिखा होगा 10, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट मैंने लिखी है, तो वहाँ पे तुम mm है कि ये किस में है तुम डिसाइड कर लोगे। दूसरा क्या है, मुझे ऐसे नहीं देखना, मुझे सिर्फ ऐसे ही देखना है, ये ऐसे एरो और उसके बाद 10। तो ये अलग अलग स्टाइल होती है ऐसी। तो बॉक्स जैसे तुम ये एंटर करोगे, एक बॉक्स ओपन क्या है होके आएगा, उसमें सारे एग्जांपल के साथ तुमको स्टाइल दिखाएगा, नाम दिखाएगा, और उसके साथ में एक जो डायग्राम दिखाएगा किस तरीके की स्टाइल तुमको चाहिए। तो तुम वहाँ से जो है अपनी डायमेंशन स्टाइल सेट कर सकते हो। तो देखो तुम्हारा ये न्यू डायमेंशन स्टाइल कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं इस टेक्स्ट स्टाइल के बारे में। टेक्स्ट स्टाइल तुम्हारा क्या होता है, ठीक है। देखो तुमने जैसे ही डायमेंशन के अलग अलग फॉर्मेट देखे ना कि डायमेंशन को कैसे कैसे सेट करते हो, वैसे ही तुम्हें टेक्स्ट की भी स्टाइल अपनी सिलेक्ट करनी होती है। जैसे फ़ॉन्ट की अलग अलग स्टाइल होते हैं ना, एरियल में भी लेते हो और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं ना, वैसे ही तुम्हें टेक्स्ट की स्टाइल सेलेक्ट करनी होती है। क्यों करनी होती है, देखो यहाँ पे तुमने क्या एक बॉक्स बनाया ना, ये वाला, जिसके अंदर तुम सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखोगे, उसके बाद में तुम यूनिट्स लिखोगे, कौन सी यूनिट तुमने ड्राइंग में काम ली है, उसके बाद में तुम स्केल लिखोगे। तो उनके जो स्टाइल होंगे ना, कौन से स्टाइल के अंदर तुमको वो काम में लेने हैं, कौन से फ़ॉन्ट तुमको यूज़ करने हैं और कौन सा तुम्हारे टेक्स्ट का स्टाइल होना चाहिए, वो सेलेक्ट करने के लिए अपन ये टेक्स्ट स्टाइल कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास टेक्स्ट स्टाइल। अब ये जो 5 है ना, 6 ये तो हो गई तुम्हारी कंप्लीट। अब बचा ये बी, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ये ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर तुम्हारी टोटल जो है 16 कमांड आने वाली है, ठीक है। 10 तो थोड़ी इजी होगी और ये जो 6 होगी ये मेन इंपॉर्टेंट होगी। तो इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब ये है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अपन इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि ये 16 है। तुम देखो ये 6 में इतना टाइम लग गया, इन 16 में कितना टाइम लगने वाला है। तो इन 16 को अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे पूरा अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, कमांड यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो इसको अपन है ना शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको अगले वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तुमको बता दिया, ये वीडियो हो गया तुम्हारा। और इस वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में अपन क्या कवर करने वाले सारी चीज़ें होगी। तो आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।